नमस्कार दोस्तों। आज अपन डिस्कशन करेंगे महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद जो काल है ये किस वक्त हुआ था, किस वक्त नहीं हुआ था, प्लस महाजनपद काल के कितने वो जो जनपद थे। जन से जनपद बनता है, जनपद से महाजनपद बनता है। महाजनपद मतलब कि बहुत बड़ा एरिया। मैंने इसके कुछ नोट्स बना रखे हैं अपने फ़ोन में, तो आज अपन उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे अपने वीडियो के अंदर। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं महाजनपद काल। तो इनकी जानकारी किस बुक में मिलती है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इनकी जानकारी किस में मिलती है? तो बुद्धकालीन भारत की पहली विशेषता जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वह है विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अर्थात इस समय भारत छोटी छोटी अनेक राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। भारत उस समय छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, इसका मतलब अलग अलग जनपद थे उस समय। उसके अलावा चीन की यात्रा और यहाँ के लोगों की बौद्ध शिक्षा जो है मतलब प्रदान की, ये भी उस समय था मान्यता अनुसार। नागार्जुन थे, वो बहुत फेमस थे उस समय। भागवत धर्म के अंतर्गत भक्ति के रूपों की संख्या 9 बताई गई है, यानी भक्ति के जितने रूप होते हैं उनकी संख्या यहाँ पे 9 बताई गई। भागवत धर्म के अंतर्गत भक्ति के रूप 9 होते हैं। भगवत गीता मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति के को समान महत्व देती है। भगवत गीता जन्म, कर्म और उसके साथ में भक्ति को समान महत्व देती है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की थी। भागवत जो थे, भागवत पुराण जो थे, वो श्री कृष्ण की पूजा का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। तो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, इनको एक बार सुनने से शायद आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले या थोड़ी बहुत लर्न हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महाजनपद काल के बारे में, आगे देखते हैं। तो महाजनपद काल है, इसमें इस काल में 16 महाजनपद, दक्षिण भारत में केवल एक अश्मक जनपद का ही उल्लेख मिलता है। साउथ इंडिया में ओनली अश्मक महाजनपद का उल्लेख मिलता है, और बाकी इसमें 16 महाजनपद थे जो बड़े बड़े जनपद थे। छोटे जन बहुत सारे थे पर महाजनपद सिर्फ 16 थे, उनका उल्लेख मिलता है। एक्चुअली में और भी ज्यादा हो सकते हैं, पर साउथ में एक अश्मक था, ये याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, उसके अंदर महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ये पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐसा मिलता है। चलो अपन अब देखते हैं बुद्धकालीन 16 महाजनपद में सबसे पहला जो क्षेत्र आता है वो है अंग। अंग जो थे वो उसकी राजधानी थी चंपा, और इसके राजा उस समय जो बुद्धकालीन ग्रंथ लिखा गया तब थे ब्रह्मगुप्त। ये पूर्वी बिहार एवं पश्चिमी बंगाल का एरिया जो आता है वो अंग देश कहलाता था उस समय, यानी जो बिहार का एरिया है, वेस्ट बंगाल के का जो एरिया है, भागलपुर वगैरह जो ये जो आते हैं, यहाँ पे ये अंग देश आता था। आपने महाभारत काल में अंगराज कर्ण के बारे में सुना होगा, वो इसी अंग के राजा थे उस महाभारत के काव्य में। मगध जो है राजगृह, इसकी कैपिटल है, सबसे शक्तिशाली राज्य है। बिंबिसार और अजातशत्रु उस समय जब ये ग्रंथ लिखा गया उस समय राजा थे, और ये बिहार में आता है, मेनली पटना के आसपास का इलाका इसको कह सकते हैं। काशी जो है, काशी अभी भी फेमस है, अभी भी हम उसे काशी के ही नाम से जानते हैं। और जो काशी है वो वाराणसी को बोलते हैं हम, उसकी कैपिटल वाराणसी है। और इसमें 2 नदियां हैं, वरुणा और असी। वरुणा और असी के संबंध से संगम जहाँ पे होता है उसे वाराणसी कहते हैं। और इसके अलावा कौशल के अधीन था ये, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास का एरिया इसके अंदर शामिल था। उसके अलावा कौशल, श्रावस्ती इसका जो कैपिटल था वो था। प्रसेनजीत उस समय राजा था, प्रसेनजीत उस समय कौशल का राजा था। और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और श्रावस्ती इसके अंदर जिले आते हैं। फैजाबाद और श्रावस्ती, फैजाबाद वही जिला है जिसका नाम चेंज करके अयोध्या रखा गया है। वर्तमान के अंदर जो अयोध्या नाम का शहर है वो फैजाबाद के अंदर ही आता है। उसके अलावा वज्जी संघ का देख लेते हैं, वैशाली है, और ये 8 गणराज्यों का संघ है। वज्जी जो संघ है 8 गणराज्यों का संघ है, और ये वैशाली इसकी कैपिटल है। उत्तर पूर्वी बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर ये मेनली एग्जिस्ट करता था। मल्ल संघ है जो कुशीनारा और पावा इसकी कैपिटल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है ये। चैती जो है इसकी कैपिटल थी शक्तिमती। कौन सी कैपिटल थी इसकी? शक्तिमती। और ये आप मान सकते हो बुंदेलखंड वाला इलाका जो कहा जाता है, बुंदेलखंड के आसपास का जो इलाका है वो इसे माना जा सकता है। वत्स, कौशाम्बी, उदयन इसके थे। कौशाम्बी इसकी कैपिटल थी। इलाहाबाद के आसपास के इलाके को उस समय वस्त कहा जाता था। नवा है कुरु, जिसकी कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ आपने महाभारत में बहुत सुना होगा, महाभारत के अंदर इंद्रप्रस्थ के ही राजा थे वो। दिल्ली, मेरठ और हरियाणा इसका इलाका ये इंद्रप्रस्थ में ही आता है। पांचाल, ये है आपके पांचाल का अहिशत या काम्पिल्य, पांचाल की कैपिटल बताई जाती है। रोहिलखंड वाला इलाका है, दिल्ली के जो ऊपर का इलाका है पहाड़ी, वो रोहिलखंड बोला जाता है। पांचाल हो गया। उसके बाद में 11 नंबर पे है मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर, और मत्स्य का इलाका राजस्थान के जयपुर के आसपास, अलवर के आसपास वाला इलाका है। और उसके बाद राजस्थान में आता है मत्स्य जनपद। उसके बाद सूरसेन है जिसकी कैपिटल है मथुरा।
और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाता है। सूरसेन जो इलाका अशमक है, ये मैंने बोला था आपको, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ये एकमात्र ऐसा है जो साउथ के वहाँ पे मिलता है, साउथ इंडिया में मिलता है। अवंती है, उज्जैनी है, इसकी कैपिटल माहेश्मती। अवंती की जो कैपिटल है वो माहेश्मती बोली जाती है। माहेश्मती सिटी जो है, फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है बाहुबली, उसके अंदर भी माहेश्मती का जिक्र किया गया है। उसके बाद में गांधार है जिसकी कैपिटल है तक्षशिला। गांधार को हम अफगानिस्तान में मान सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर गांधार प्रदेश उस समय पड़ता था और इसकी कैपिटल है तक्षशिला। उस समय इसके राजा थे पुष्कर सरीन और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया को बोलते हैं। फिर है कंबोज जिसकी कैपिटल है हाटक या राजपुर और ये उत्तरी अफगानिस्तान के अंदर आता था। तो इस प्रकार ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे उसके नेम है महाजनपद कालीन। तो महाजनपद के बाद का जो अपन काल देख लेते हैं, वैसे 16 महाजनपद है, अंगुत्तर निकाय के अंदर इनका उल्लेख है और मेरे जो नोट्स बने हुए हैं उनमें आगे देख लेते हैं। अब जो आपके टॉपिक आएगा वो है मगध का उत्कर्ष। उस समय महाजनपद में मगध जो साम्राज्य था वो सबसे शक्तिशाली था। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स थी, एक उनके पास जंगल भी अच्छे थे, जंगल में हाथी अच्छे थे, इस वजह से मगध का उत्थान हुआ। इसके अलावा वहां पे जो मगध जो एरिया है वो नदियों से घिरा हुआ है, उनका कॉन्टेक्ट व्यापार के बेसिस पे भी बहुत अच्छा था। इस तरह मगध नाम के साम्राज्य एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में और विराट जो एक तरीके से महाजनपद है उसके रूप में वो विकसित हुआ। चलो आगे देखते हैं। पहला मगध का जो है आपके उत्कर्ष, उसमें हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश बिंबिसार, इसके जो मेन हेड है उस समय बिंबिसार थे और ये 544 ईसा पूर्व से लेके और 412 ईसा पूर्व तक इसका एरिया, इसका जो काल है वो आता है। बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं, काफी सारे फैक्ट्स हैं बिंबिसार के बारे में। ये बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार अशोक के समय था, अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था, सम्राट अशोक के, बट ये बिंबिसार है। इस वंश का प्रथम शासक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। इसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर भी काफी जोर दिया। काफी सारे आसपास के स्टेट्स थे, उनसे मैत्री संबंध बना लिए, विवाह कर लिया वहां की राजकुमारियों से, ये सब इनका उस समय का था। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा से भी विवाह किया था। मध्य देश पास में था, शक्तिशाली था, तो उसकी राजकुमारी से इन्होंने शादी कर ली। उसके बाद बिंबिसार की पत्नी क्षेमा या खेमा जो बहुत भिक्षुणी बन गई थी। बिंबिसार का अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे। उसके अलावा एक बार चंड प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इसके इलाज हेतु उज्जैनी भेजा था। तो उज्जैनी जीवक को और उनके इलाज के लिए भेजा था, जो इसके मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता है। वो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसमें साफ लिखा हुआ है बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो अंगुत्तर निकाय में तो उन्हीं राजाओं के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कुल मिला के बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो इसमें अच्छा खासा उसके बारे में विवरण है। उसके बाद में बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण की कर वहां के शासक ब्रह्मगुप्त को पराजित कर इनका वध कर दिया था। अंग को मगध में मिला लिया था और इसमें अंग का मगध में मिलना ये भी बहुत बड़ी घटना है और अंग मगध में उस समय मिल गया था। अजातशत्रु जो इनके बाद में ही थे, ये प्रथम, वैसे अंग को मिलाने वाली ये प्रथम विजय थी इसकी। अजातशत्रु जो थे वो 492 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। इन्होंने मगध का शासक बनने से पहले ये अंग का गवर्नर था। मगध का शासक बनने से पहले अंग का गवर्नर था और बाद में मगध का शासक। उसके बाद में अजातशत्रु का प्रथम युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजीत से हुआ, जिसमें दोनों ने एक एक युद्ध में विजय प्राप्त की। अंततः दोनों में संधि हो गई। संधि के अनुसार प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया एवं काशी ग्राम की आय दहेज के रूप में दे दी। तो पहले तो काशी जो था वो दहेज के रूप में इसको इनके पिताजी तो अजातशत्रु के बिंबिसार को मिला, लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके और राज्य हड़प लिया है, तो इनके मन में हुआ कि फिर काशी पे अटैक करके काशी भी वापस ले लेते हैं जो दहेज के रूप में दिया गया। पर दोनों के बीच में एक एक युद्ध जीतने के बाद दोनों के बीच में इसको लेकर मैटर क्लोज हो गया था। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के शासक चेटक के साथ हुआ। वैशाली के शासक चेटक की जो बहन थी चेलना, उसके साथ हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु ने ये जो युद्ध हुआ था चेटक के साथ, और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मुसल एवं महाशिलाकंटक नामक 2 गुप्त युद्धास्त्रों का प्रयोग किया था। अंततः चेटक पराजित हुआ और वैशाली मगध में मिला लिया गया। वैशाली को भी मगध में मिलाने का श्रेय अजातशत्रु को जाता है। अंततः चेटक पराजित हुआ और वैशाली मगध में मिला लिया गया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसी के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। इसी के समय महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों की मृत्यु हुई थी, यानी अजातशत्रु के समय महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों की मृत्यु हुई। इसीलिए इनके बारे में जैन ग्रंथों से और बौद्ध ग्रंथों से काफी डिटेल हमको प्राप्त हो जाती है।
प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। इसमें बुद्ध के भग्नावशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण किया गया। उदयन इसके बाद राजा बने। उदयन 461 ईस्वा पूर्व से लेकर 445 ईस्वा पूर्व तक इसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, और उसके बाद आपके गणानंद जो थे राजा थे। उसके बाद की स्टोरी आपको पता है, मौर्य साम्राज्य का उत्कृष्ट हुआ था। तो ये मौर्य साम्राज्य का जो उत्कृष्ट है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।